हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए, पिछली वीडियोस में हम डायपोल के बारे में हमने डिस्कस किया कि डायपोल क्या है, और फिर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की। डायपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हमने एक्सियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट की, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट की। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में हमारा कि डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका टू डायमेंशनल है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस आपको पता है कि उसका जो वैल्यू रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हर जगह सेम रहेगा। तो उस डायपोल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो ये देखना है हमने इस वीडियो में। तो मैं इसमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कर लेती हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म किया है। सपोज़ इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ ई। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये फील्ड लाइंस मैंने इसकी शो की हैं। इसका वैल्यू ई है और ये जो एरो मैंने मार्क किए हैं ये क्या शो करें कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड्स है। तो अब क्या करना है, इसमें मैंने अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने अपना जो है इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। तो ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया इस साइड और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो कर दी। इलेक्ट्रिक डायपोल की आपकी इस तरफ हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ हो गई। अब इस डायपोल को मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि ये जो डायपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला। सपोज़ इसको मैंने थीटा नाम दिया और इसका जो लेंथ हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको पता है हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। ठीक है, डायपोल के बारे में समझने के लिए आप जो है पिछली डायपोल का वीडियो ज़रूर देखिए कि डायपोल क्या होता है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद आप एक बार डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिख लीजिए। डायपोल मोमेंट, मैं फ़िलहाल इसका जो है मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख रही हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज़ q इंटू 2a। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है तो इसलिए मैं 2a के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाऊंगी। अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में डायपोल मोमेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, p इज़ इक्वल टू q इंटू 2a। ठीक है, वहाँ पे ये जो 2a है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं जो है इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ q इंटू 2a। तो इसको मैं यहाँ हटा देती हूँ। अब देखिए, दो चार्जेस हैं इसमें डायपोल में। ठीक है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। तो इनको हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इनके ऊपर क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ फोर्स लगेगा, माफ़ कीजिए, फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इनको रखा है तो मैं उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देती हूँ, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ ए एंड बी। ठीक है, प्लस क्यू पॉइंट जो है हमारा बी पर रखा हुआ है। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो हम फोर्स जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू इंटू ई से। ठीक है, और इस फोर्स का जो डायरेक्शन है प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है कैसे देखेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपवर्ड्स है तो इसके ऊपर भी ये जो फोर्स लगेगा ये आपका अपवर्ड्स लगेगा। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लीजिए, माइंड में रखिएगा इसके ऊपर। फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी, पॉइंट ए। तो वैल्यू इसका भी यही होगा क्यू इंटू ई, लेकिन इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा बस डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स ऑन डायपोल।
ठीक है, नेट फोर्स कितना लगेगा डायपोल के ऊपर? आपने देखा दो फोर्सेस लग रहे हैं क्यू ई, एक का डायरेक्शन अपवर्ड्स है और एक का डाउनवर्ड्स है, अपवर्ड्स है एक का डाउनवर्ड्स है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स, क्या हो जाएगा डायपोल के ऊपर? क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है मैंने डायरेक्शन की वजह से एक जो है प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। डायरेक्शन की वजह से क्या हो गया, अपोजिट होने की वजह से ये दोनों फोर्सेज आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपना माइंड में रखिएगा। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म जरूर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब ही ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो आएगा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, ये ई यहाँ पर एट पॉइंट बी पर और यहाँ पर ये सेम नहीं होगा। ठीक है, ये सेम नहीं होगा तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो गए, ज़ीरो नहीं होंगे। तो यूनिफॉर्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, हम यहाँ पर यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब देखिए नेट फोर्स हो गया ज़ीरो। ठीक है, मैं यहाँ पर इन फोर्सेस की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो नहीं की है तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये वाला डाउनवर्ड्स फोर्स और ये आपका अपवर्ड फोर्स। ठीक है, इसका वैल्यू जो है क्यू ई है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इस तरह से हो जाएगा और इसका जो है माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्स तो ज़ीरो हो गया, लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस हैं आपके, ठीक है, ये कैसे हैं, इक्वल हैं, इक्वल वैल्यू के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये जो दोनों फोर्सेस हैं आपके डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स आपका इस लाइन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरा फोर्स जो है आपका इस लाइन में एक्ट कर रहा है। तो इस तरह के जब दो फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो ये क्या करते हैं, आपका टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कपल है एक, और ये कपल क्या करेगा, आपका टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कपल बोलते हैं इसको, इन दोनों फोर्सेस को। और ये कपल क्या करता है, इस ऐसे केस में अगर इस तरह का केस हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हों एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो ये फोर्सेस क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस मिल करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कपल का, टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल, ठीक है, ये 11th में आता है, जब हम टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है। तो अब ये टॉर्क क्या करेगा, ठीक है, टॉर्क आपको पता है, टॉर्क क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये टॉर्क क्या करेगा, इस डायपोल को रोटेट करेगा कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसको रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में इस डायपोल को अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए ये डायपोल आपका इस तरह से है, ये डायरेक्शन है इसकी, तो ये जब इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस केस में जो आपका रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर रोटेशन होगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी, एक टॉर्क जो है इसके ऊपर लगेगा, इस डायपोल के ऊपर। अब उस टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होगा, टॉर्क का डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में, देखिए इस केस में, कपल के केस में जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे चेक करते हैं कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। ये कर ली हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो थंब है आपका, थंब क्या देगा आपको, टॉर्क की डायरेक्शन देगा। थंब देखिए आपका कहाँ आ रहा है, अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर आएगा, अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, आपने अपनी फिंगर्स को जो है रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी तो एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, तो आपका जो थंब है वो आपको क्या देगा, टॉर्क की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क लिख लेते हैं,
अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर के प्लेन से ये दूर जा रहा है एंड आपको पता है परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि टॉर्क लगेगा, टॉर्क का हमने डायरेक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाइए आप, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। देखिए कपल के केस में जो टॉर्क कैलकुलेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। फोर्स किसी भी एक फोर्स का वैल्यू, दोनों फोर्सेस आपके इक्वल हैं तो किसी भी एक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। फोर्स का वैल्यू हमने जो है क्यू ई यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कोई भी वेक्टर साइन नहीं लगाया है। फोर्स का जो वैल्यू लिखा है वो जस्ट क्यू ई लिखा है, प्लस और माइनस कुछ नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, देखिए एक फोर्स आपका इधर है, एक ये जा रहा है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो इसको मैं यहाँ पर सी नाम दे देती हूँ। तो ये हो गया आपका ए सी। इस ए सी का वैल्यू जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुई है आपकी, ठीक है, ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ए बी सी, यहाँ से निकल सकती है। यहाँ से देखिए कैसे, ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, सॉरी ये मैंने यहाँ पर ये थीटा नहीं होगा एक्चुअल में आपका, ये एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है, जो बी के ऊपर बन रहा है ये एंगल थीटा होगा आपका। ये कौन से हो जाएंगे आपके, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इस ए सी की वैल्यू निकाल दीजिए। ए सी आप लिख सकते हैं यहाँ से ए बी, ए सी हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपको पता है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो ए सी हमने कैलकुलेट करना है बाय हाइपोटेन्यूस ए बी, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए बी साइन थीटा, और ए बी आपको पता है कितना है, डायपोल लेंथ है, तो 2a साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर इस Q और 2a को अगर हम कंबाइन करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिख दिया, और ये आपका E है, E का मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा, ठीक है। थीटा आपको पता है कौन सा एंगल है जो P और E के बीच में बना है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जो थीटा जो एंगल है वो डायपोल मोमेंट और E के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो टॉर्क आपके पास क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। यहाँ पे हर एक जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड है, पी का भी मैग्नीट्यूड है, ये ई का भी मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसको पी के ऊपर वेक्टर है और फिर मैंने मोड लगाया हुआ है, मैं इसको सिंपल में लिख देती हूँ, ऐसे जस्ट पी लिख देती हूँ, ठीक है। ये इसके मैग्नीट्यूड को ही शो करेगा। तो अब देखिए क्या है, पी ई साइन थीटा, ठीक है। आप इसको इस टर्म को आप P क्रॉस E लिख सकते हैं, P क्रॉस E विल बी पी ई साइन थीटा, ठीक है। देखिए P क्रॉस E ही लिखना है यहाँ पर, E क्रॉस P नहीं लिखना, E क्रॉस P आपने नहीं लिखना। देखिए E क्रॉस P भी वैसे तो पी ई साइन थीटा ही होगा, P क्रॉस E भी पी ई साइन थीटा भी होगा, लेकिन ये जो टर्म है आपकी, ठीक है, ये आपकी किसके इक्वल होगी, P क्रॉस E के, क्योंकि जब डायरेक्शन की बात होगी, जब वेक्टर साइन में बात होगी वेक्टर नोटेशंस में, तो P क्रॉस E इज़ नॉट इक्वल टू E क्रॉस P, ये आपको पता है। वेक्टर्स में इस तरह से नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता। तो P E साइन थीटा को हमने P क्रॉस E ही लिखना है। देखिए ऐसा हमने टॉर्क की डायरेक्शन की वजह से किया है,
यहाँ पे अब आपका जो टॉर्क है वो क्या आ गया, आपका पी क्रॉस ही आ गया। अभी देखिए इसकी डायरेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। देखिए ये पी क्रॉस ही है, यहाँ से आप टॉर्क का डायरेक्शन निकालिए इस फॉर्मूले से। आपने पहले भी टॉर्क का डायरेक्शन निकाला है, अगर यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी अगर आप टॉर्क का डायरेक्शन निकालते हैं और वो वही आ जाता है, सेम आ जाती है जो आपने पहले निकाली थी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, तो ठीक है, तो हम पी क्रॉस ई लिख देंगे, अदरवाइज ई क्रॉस पी लिख देंगे इसको। तो पी क्रॉस ई देखिए किस तरह से आपके पास ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। इनके बीच में एंगल हमने फॉर्म करना है, ये एंगल था इनके बीच में थीटा। ये पी इस तरह से जा रहा है आपका और ये ई जा रहा है। तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम क्या करते हैं, हमने जो कि 11th में वेक्टर्स पढ़े हैं वहाँ पर इनकी डायरेक्शन निकालनी सिखाई जाती है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल से। तो उसमें क्या होता है कि पी क्रॉस ई है, ठीक है, पहला वेक्टर पी, दूसरा ई लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ठीक है। ये आपका पी है, ये ई है, तो हमने पी से ई की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, ठीक है। पहले वेक्टर पी से दूसरे वेक्टर ई की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल किया। अगर दूसरे वेक्टर से पहले वेक्टर की तरफ करना होता तो हम क्या करते, कुछ इस तरह से करते। तो फिलहाल पी से ई की तरफ ऐसे हुआ, तो हमारा जो थंब होता है वो क्या देता है हमें, इस इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, मतलब पी क्रॉस ई की डायरेक्शन देगा, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन देगा। तो टॉर्क देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम टॉर्क को पी क्रॉस ई की फॉर्म में लिख रहे हैं, ई क्रॉस पी की बजाय, तो यहाँ से जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही आ रही है, तो इसलिए हमने इसको पी क्रॉस ई लिखना है। देखिए अगर हम ई क्रॉस पी लिखेंगे, मान लीजिए हमने ई क्रॉस पी लिखा है इसको, तो पहला वेक्टर ई, दूसरा पी, ई पी, तो पहले वेक्टर ई से दूसरे वेक्टर पी की तरफ हमने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल किया, तो हमारा जो थंब होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है, देखिए नीचे की तरफ होगा, ये इस बार नीचे की तरफ होगा, तो इस बार टॉर्क की डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड्स दिखा रहा है, ठीक है, जबकि हमें पता है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इसलिए आप इसको हटा दीजिए, टॉर्क को जो है आप जो पी ई साइन थीटा आया था उसको आप पी क्रॉस ई ही लिखिए, तो ये इतना टॉर्क इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो किसी भी डायपोल को हम अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका रोटेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके ऊपर जो वैल्यू लगेगा वो इतना लगता है। और टॉर्क की यूनिट्स आपको पता है कितनी क्या हो जाती हैं, आपको पता है फोर्स, जो बेसिक इसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ठीक है, बिटवीन फोर्सेस, ये था बेसिक फॉर्मूला। ये तो बाद में आया है, ये तो डायपोल मोमेंट के टर्म्स में, तो यहाँ से जो है आराम से इसकी यूनिट्स निकल सकती हैं, डायमेंशन निकल सकती हैं। फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और डिस्टेंस की जो है मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपकी जो है SI या MKS यूनिट हो गई। CGS यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो आपकी जो है डायन सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशन आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन फोर्स की जो डायमेंशन है दे आर ML/T-2 और डिस्टेंस की जो है L हो जाएगी, तो ये हो गया आपका ML/T-2। तो अब देखिए इसमें इसके स्पेशल केसेस कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो आपका पी और ई है वो एक ही डायरेक्शन में है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और आपका जो डायपोल है वो भी इधर ही होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसकी जो है डायरेक्शन में आ चुका है, यहाँ पर ये क्या होगा, बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगा, ठीक है। रोटेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, तो इन दोनों चार्जेस के ऊपर क्या है, ये दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे ये था और ये था, इस बार क्या हो जाएगा, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग लगेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे जो है कपल वाला केस नहीं बनेगा और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस जो है कैंसिल हो जाएंगे और कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग यहाँ पे आपके एक्ट करेंगे। ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और एक आपका नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो कपल वाला केस नहीं बनेगा और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए जो डायपोल है यहाँ पे किसी भी तरीके की यहाँ पे रोटेशन नहीं होगी। तो टॉर्क जो है आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, और डायपोल को हम बोलेंगे कि डायपोल क्या है आपका, बिल्कुल स्टेबल है। डायपोल इज़ इन, थोड़ा सा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम लिखें, डायपोल इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा टॉर्क का, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस केस में देखिए क्या होगा आपका कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो आपका डायपोल है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, -q और +q, इनके बीच में जो है 90 का एंगल आपका बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो देखिए इस डायपोल के ऊपर देखिए फोर्सेस किस तरफ लगेंगे, एक इधर लग जाएगा इसके ऊपर फोर्स और एक इधर लग जाएगा। तो इस टाइम इन दोनों फोर्सेस के बीच में देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कपल बनेगा और टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे डायपोल में क्या होगी आपकी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रोटेट होगा डायपोल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी टॉर्क की। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थीटा जब 90 है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि इस टाइम इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एंड थीटा इज़ 90। तो इस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और थीटा आपका जो है 90 डिग्री है, तो साइन 90 बन हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू पी ई आ गई। ठीक है, कारण मैंने आपको बता दिया है कि इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों फोर्सेस के बीच में, वो क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। पिछली बार जो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, जब हमने जनरल केस बनाया था, तो उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2a साइन थीटा थी। इस बार जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डायरेक्ट 2a होगी। ठीक है, डायपोल आपका जो है इस तरह से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से है, तो दोनों फोर्सेस, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है, डायरेक्ट जो डायपोल का लेंथ है वही क्या हो जाएगा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। पिछली बार जो केस था वो 2a साइन थीटा था। तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्क को आप किस चीज़ से कैलकुलेट करते हो, फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। डिस्टेंस मैक्सिमम है, टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, और उस टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, P इंटू ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केसेस थे आपके। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का ही एक नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डायपोल के पास जो है कुछ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं क्लियर है, तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, खुद देखिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।